अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका ग्रामर वाला टीचर आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक क्लास के बारे में है। लास्ट टॉपिक हमने फ्रेज़ का पढ़ा था और उसके बारे में मैंने एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई थी। होप सो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा उसकी टाइप्स का। इवन इफ़ अगर आपको नहीं भी आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्लॉज़ के बारे में है। क्लॉज़ क्या होता है? ये फ्रेज़ से बड़ी कैटेगरी होती है। इसके बाद सेंटेंस आता है। क्लॉज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फिनाइट वर्ब। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और फिनाइट वर्ब, दोनों ही इसके लाज़मी पार्ट हैं। सब्जेक्ट कैन बी हिडन, इसका सब्जेक्ट हिडन भी हो सकता है। ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। एग्जाम्पल, द कैट रन्स, ये एक कंप्लीट क्लॉज है। अब देखें इसमें सब्जेक्ट भी है द कैट और रन्स वर्ब भी है। आई सॉ टू पीकॉक्स इन द ज़ू, इसमें आई सब्जेक्ट है और सॉ टू पीकॉक्स इन द ज़ू प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा जो भी क्लॉज का या सेंटेंस का पार्ट होता है हम उसे प्रेडिकेट कहते हैं, जिसमें वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। क्लॉज कैन स्टैंड अलोन, ये अपना पूरा मीनिंग कम्प्लीटली अकेला भी दे सकता है। यानी इस लिहाज से ये फ्रेज़ से भी डिफरेंट है, क्योंकि फ्रेज़ पार्ट होता है सेंटेंस का या क्लॉज का, जिसका अकेला मीनिंग हमें नहीं समझ में आता जब तक कि पूरा मीनिंग हम उसके साथ जो फिनाइट वर्ब और सब्जेक्ट को भी नहीं पढ़ लेते। जबकि क्लॉज अपना पूरा मीनिंग दे सकता है। इट कैन कन्वे कंप्लीट मीनिंग। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। सेंटेंस की टाइप्स हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स हैं, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। अब ये एक ही क्लास का सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस में एक ही क्लास है, एक ही बात हो रही है। व्हेन आई केम ही वाज स्लीपिंग, अब ये दो क्लास हैं, इस सेंटेंस में दो बात हो रही है। व्हेन आई केम अलग बात है, ही वाज स्लीपिंग एक अलग बात है। व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम एंड ही ग्रीटेड मी, इस सेंटेंस में तीन क्लास हैं। इसमें देखें, व्हेन आई केम हियर, इसमें आई सब्जेक्ट है, केम वर्ब है। आई सॉ हिम, आई सब्जेक्ट है, सॉ इसमें वर्ब है। एंड ही ग्रीटेड मी, ही सब्जेक्ट है, ग्रीटेड फिनाइट वर्ब है। तो यानी तीन क्लॉजेज हैं इसमें, तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब्स। क्लॉज कैन एक्ट एज एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। क्लॉज एडवर्ब का भी काम दे सकता है, एडजेक्टिव का भी और नाउन का भी। क्लॉज जब किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा तो ये एडवर्ब बन जाएगा। क्लॉज जब किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लॉज जब एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम दे रहा होगा तो ये नाउन बन जाएगा। शी कम्प्लीटली अंडरस्टूड एवरीथिंग ही सेड। अब देखें इसमें शी कम्प्लीटली अंडरस्टूड एवरीथिंग ही सेड, एवरीथिंग ही सेड एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्लॉज नाउन के तौर पे काम दे रहा है। ये कैसे दे रहा है? इट डिनोट्स थिंग, आइडिया, प्लान और एक्सप्लेनेशन। एवरीथिंग ही सेड एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एवरीथिंग ही सेड जो कुछ उसने कहा, अब जो कुछ उसने कहा वो कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई प्लान भी हो सकता है और कोई एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो यानी हम इस डिपेंडेंट क्लॉज को किसी नाउन के साथ तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। शी कम्प्लीटली अंडरस्टूड हिज एक्सप्लेनेशन। अब देखें हमने एवरीथिंग ही सेड की जगह हिज एक्सप्लेनेशन लगा दिया, नाउन लगा दिया, तो भी इसका मीनिंग पूरा समझ आ जाता है। सेकंड है, ही फिक्स्ड द कार विदाउट फेसिंग डिफ़िकल्टी। ही फिक्स्ड द कार, उसने कार को फिक्स कर दिया विदाउट फेसिंग डिफ़िकल्टी, किसी भी मुश्किल का सामना किए बगैर। कैसे फ़िक्स किया? किसी भी मुश्किल का सामना किए बगैर। तो ये यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे काम दे रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये हमें बता रहा है उसने कैसे फ़िक्स किया, विदाउट फेसिंग डिफ़िकल्टी। यानी हम इस
पार्ट को, इस डिपेंडेंट क्लॉज को किसी एडवर्ब के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल में लिखा है ही फिक्स द कार ईजिली। ठीक है, ईजिली एडवर्ब है और हमने विदाउट फेसिंग डिफिकल्टी को ईजिली से रिप्लेस कर दिया, यानी ये एडवर्ब क्लॉज है। माई नेबर हु इज़ अ रेसर थिंक्स रेसिंग इज़ अ ग्रेट जॉय। माई नेबर हु इज़ अ रेसर, दिस क्लॉज इज एडजेक्टिव, इट कैन बी रिप्लेस्ड विद एडजेक्टिव। अब ये कैसे होगा? माई रेसर फ्रेंड, देखें इसमें जो है ये ग्रीन वाला पार्ट है, माई नेबर हु इज़ अ रेसर, तो ये एडजेक्टिव के तौर पे काम दे रहा है, यानी माई रेसर फ्रेंड। हु इज़ अ रेसर क्या है? जो कि रेसर है। अब माई नेबर हु इज़ अ रेसर यानी माई रेसर फ्रेंड थिंक्स रेसिंग इज़ अ ग्रेट जॉय, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम दे रहा है। ये हमें बता रहा है कि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। हु इज़ अ रेसर यानी माई नेबर हु इज़ अ रेसर। हु इज़ अ रेसर क्या है? एडजेक्टिव का काम दे रहा है। इसको हमने एडजेक्टिव से रिप्लेस कर दिया फ्रेंड से, माई रेसर फ्रेंड। इसके बाद इसकी टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद। आज़ाद कैसे? ये अपना कंप्लीट मीनिंग खुद ही दे सकता है, इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होगी। इट फंक्शंस एट इट्स ओन, इट लुक्स लाइक अ रेगुलर सेंटेंस। ये एक रेगुलर सेंटेंस की ही तरह होता है जो कंप्लीट अपना मीनिंग खुद ही दे सकता है। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे तो हम उनको जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, जो हमने पहले भी पढ़े थे फैन बॉयज़ के जिन नाम से, तो उनके साथ हम इनको जोड़ सकते हैं। कंजंक्शन के बारे में वीडियो का लिंक मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो इनको आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आई एम वेरी शाय, ये कंप्लीट सेंटेंस है, एक क्लॉज है, अपना पूरा मीनिंग देता है। डू इट प्लीज़, ये भी एक पूरा क्लॉज है, पूरा मीनिंग अपना अकेले दे रहा है। इसमें देखें, इसमें यू नहीं लिखा, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ने कहा था कि सब्जेक्ट हिडन भी हो सकता है। डू इट प्लीज़, यहाँ पे यू हिडन है, यानी यू डू इट प्लीज़, तुम ऐसा करो, डू इट प्लीज़। अब देखें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। आई वॉन्ट दैट फ़ोन, इट कॉस्ट्स वेरी मच। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं, दोनों अपना मीनिंग पूरा दे रहे हैं। हम इनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। बट आई वॉन्ट दैट फ़ोन बट इट कॉस्ट वेरी मच। इसके बाद आता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज अपना पूरा मीनिंग नहीं देता जब तक इसको किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ा नहीं जाएगा। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेला नहीं अपना मीनिंग दे सकता। इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट द मीनिंग, पूरा मीनिंग देने के लिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है। और इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, यानी इसका मातहत है। ये किसके मातहत काम करता है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के। और इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ इसको जोड़ने के लिए जो हम कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। दे आर जॉइंड विद इंडिपेंडेंट क्लॉज बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे बिकॉज, फॉर नहीं, बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, ऑल्दो हो गया, इनके साथ हम इसको जोड़ेंगे। क्योंकि एक डिपेंडेंट क्लॉज अपना मीनिंग पूरा नहीं देता, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ही लिखा जाएगा और जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। आई नो द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, वो जो फर्स्ट आया। अब इसका मीनिंग हमें पूरा नहीं समझ आ रहा। अगर हम उससे पहले ये पढ़ेंगे कि आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो क्लास में पहली पोजीशन लेके आया, तो इसका मीनिंग पूरा हमें समझ आ जाएगा। इसको
हु के साथ हु लिख के हमने इसको जोड़ा है। इफ़ यू डोंट कम आई वॉन्ट ईट। अब इसमें देखेंगे जो ग्रीन पार्ट है, इफ़ यू डोंट कम, अगर तुम नहीं आओगे, अगर ऐसा लिखा होगा, सिर्फ इतना लिखा होगा तो मीनिंग पूरा क्लियर नहीं होगा कि क्या होगा, अगर तुम नहीं आओगे तो क्या होगा। इसका मतलब है आगे कुछ ना कुछ बात रहती है। आई वॉन्ट ईट, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अब इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास को जोड़ा गया है इफ़ के ज़रिए। अब इसमें कॉमा कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना, देखें। अगर इफ़ क्लॉज इज़ नीडेड टू आइडेंटिफाई नाउन, अगर क्लॉज किसी नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, यानी उसकी ज़रूरत हो, तो हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इफ़ क्लॉज इज़ नीडेड टू आइडेंटिफाई नाउन, तो वहाँ पे ये रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज बन जाता है जिसकी ज़रूरत हमें होती है, इसके बगैर मीनिंग पूरा नहीं होगा, तो वहाँ पे हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आई नो द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो हमने ऊपर एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे हमने कॉमा इस्तेमाल नहीं किया दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान। इफ़ क्लॉज इज़ जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन देन यूज़ कॉमा, और अगर ये क्लास सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हमें मज़ीद बताने के लिए, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन मज़ीद थोड़ा सा बता दिया जाए, तो इसके लिए फिर हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे दोनों क्लॉजेस के दरमियान। इसको हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, यानी इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। एग्जाम्पल देखें जी, पहले की एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज की एग्जाम्पल है, अ बॉय हु वाज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट सेव्ड माई कैट फ्रॉम ड्राउनिंग। अब हु वाज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, हम कौन से लड़के की बात करें, वो जो गली में खड़ा हुआ था, उसने मेरी कैट को डूबने से बचाया। तो ये ज़रूरी है हु वाज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, वरना हमें नहीं पता चलेगा कौन सा बॉय। दूसरी एग्जांपल, वहाँ पे फिर हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब दूसरी एग्जांपल है, माय फादर हु वर्क्स इन बैंक विल रिटायर फ्रॉम हिज जॉब नेक्स्ट ईयर। अब इसमें देखें, माय फादर मेरे वालिद, अब आगे ज़रूरत नहीं है मेरे वालिद, ठीक है, मेरे वालिद का मुझे पता है कि मेरे वालिद ये हैं, यानी लिखने वाला भी, पढ़ने वाला भी समझ जाता है और लिखने वाला भी समझ में उसको भी समझ आ जाती है। हु वर्क इन अ बैंक, ये सिर्फ मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो बैंक में काम करते हैं वो अपनी जॉब से नेक्स्ट ईयर रिटायर हो जाएंगे। यानी अगर हम इसको ओमिट भी कर दें इस पार्ट को, इस नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लास को, तो भी मीनिंग पूरा समझ में आ जाता है। माई फादर विल रिटायर फ्रॉम हिज जॉब नेक्स्ट ईयर। जबकि ऊपर वाला है, अगर इसमें हम उसको ओमिट कर दें तो मीनिंग पूरा नहीं क्लियर होगा। अ बॉय सेव्ड माई कैट फ्रॉम ड्राउनिंग, कौन से बॉय ने जान बचाई, तो फिर हमें ये बताना पड़ेगा ना कि हु वाज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट। अगर व्हेन एडवर्बियल क्लॉज इज़ एट फ्रंट, जब एडवर्बियल क्लॉज सेंटेंस के स्टार्ट में होगा तो हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज डोंट यूज़ कॉमा। व्हेन यू विन से नथिंग, अब ये एडवर्बियल क्लॉज है। एडवर्बियल क्लॉज कौन सा होता है, हमने पढ़ा था कि जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे। से नथिंग, व्हेन यू विन से नथिंग। और जब हम इसको एडवर्बियल क्लॉज को एंड में यूज़ करेंगे तो हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। से नथिंग व्हेन यू विन,